आज बाबा बर्फानी के दर्शनों के साथ अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने जा रही है। यात्रा शुरू होने के ठीक 25 दिन पहले बाबा बर्फानी की तस्वीरें सामने आ गई हैं। बर्फ से बनने वाले शिवलिंग ने पूरा आकार ले लिया है। अब शिव भक्तों को बेसब्री से बाबा के दर्शन का इंतजार है। इस यात्रा पर आने वाले भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर दी हैं। बाबा बर्फानी का भव्य दिव्य स्वरूप अमरनाथ की पवित्र गुफा में पूर्ण रूप में नजर आए बाबा बर्फानी। जल्द ही भोलेनाथ के भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। पवित्र गुफा में स्वयंभू शिवलिंग ने पूर्ण आकार ले लिया है। बाबा के इस भव्य और दिव्य स्वरूप की तस्वीर के दर्शन मात्र से भक्त धन्य हो रहे हैं। बाबा बर्फानी के धाम की यात्रा सबसे प्रमुख तीर्थ में से एक है। शिव भक्तों की अपने जीवन काल में एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना होती है। इसी इच्छा के साथ हर साल सैकड़ों शिव भक्त 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के इस धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी, जो इस महीने की 29 तारीख से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा को श्रद्धालु बालटाल या पहलगांव के पारंपरिक रूट से पूरी कर पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। यहाँ की गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। शिव भक्तों को यात्रा मार्ग पर कोई परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस साल पहली बार दोनों रूट पूरी तरह 5G फाइबर नेटवर्क से जुड़े होंगे। 24 घंटे बिजली के लिए ज्यादातर खंभे लग चुके हैं। श्राइन बोर्ड पिछली बार के मुकाबले इस बार मेडिकल इंतजाम भी बढ़ा रहा है। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 ICU बेड, एडवांस मशीनों का इंतजाम किया गया है। वहीं यात्रा मार्ग पर क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, कार्डियक मॉनिटर, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट वाले 2 कैंप अस्पताल का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर हवा में ऑक्सीजन कम रहती है। ऐसे में यात्रा मार्ग पर 100 स्थायी ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल ऑक्सीजन बूथ की व्यवस्था की गई है। पिछले साल 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचे थे। इस बार आंकड़ा 6 लाख तक जा सकता है। लिहाजा शिव भक्तों के लिए यात्रा को सुगम और सफल बनाने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर शिव भक्तों में काफी उत्साह है। इस यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद भी है। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अशरफ फानी। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है और करीब 50 दिन तक चलने वाली इस यात्रा में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचे जाने की आशंका जताई जा रही है। दरअसल जिस अंदाज से इस साल कश्मीर में पर्यटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, उस बीच ये भी आशंका जताई जा रही है कि अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद भी बढ़ेगी। इसलिए व्यापक इंतजाम जो है इस साल की अमरनाथ यात्रा के लिए किए जा रहे हैं। दरअसल अमरनाथ यात्रा की ओर जाने वाले 2 रास्ते, एक तो जो पहलगाम से रिवायती और ट्रेडिशनल रूट है उस पर भी बर्फ हटाया गया है, सड़कें बनाई गई है, और उसी तरह दूसरी सड़क या दूसरा मार्ग जो अमरनाथ गुफा की ओर सोनमर्ग से होते हुए बालतल से जाता है, उन रास्तों को भी न सिर्फ साफ किया गया है बल्कि वहां पर पिछले 2 साल से लगातार लाइट्स लगाने के साथ साथ सड़कों को काफ़ी आसान बनाया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा में जम्मू कश्मीर सरकार, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ अमरनाथ श्राइन बोर्ड भी साल भर तैयारी करता है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज के चलते असल में मार्च से ये तैयारियां शुरू हो जाती है और जो ही यात्रा का समय नज़दीक आ जाता है तो इन तैयारियों में काफ़ी तेज़ी आती है। अमरनाथ गुफा के आसपास पहले ही सुरक्षा बल और सेना के जवान तैनात किए गए हैं श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए, और साथ ही साथ देश भर से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के रहने,
और उनकी चिकित्सा और दूसरी जरूरतों के लिए भी व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। गुड न्यूज टुडे के लिए श्रीनगर से अशरफ वानी। और श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए पहलगाम या बालटाल इन दो रास्तों का विकल्प है। पहले रास्ते की बात करें तो ये अनंतनाग जिले के पहलगाम से होकर जाता है और दूसरा रास्ता गांदरबल जिले के बालटाल से होकर गुजरता है। जम्मू से पहलगाम के लिए आप कैब या बस से लगभग 7 घंटे में पहुंच सकते हैं। जम्मू से बालटाल कैब या बस से लगभग 10 घंटे में पहुंचा जा सकता है। अब इन ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि रास्ता तय कैसे करना है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा करीब 36 किलोमीटर दूर है, तो वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे इस बार 7 से 12 फीट तक चौड़ा किया गया है, जिसकी वजह से अब इस पर वाहन जा सकते हैं। हालांकि अभी सिर्फ बीआरओ सेना की गाड़ियों को ही उन पर जाने की इजाजत दी गई है। यात्रा शुरू होने के बाद इस रूट को इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल करने की प्लानिंग भी है। पहलगाम से अमरनाथ गुफा पहुंचने में लगभग 2 से 3 दिन की चढ़ाई भी करनी पड़ती है। बालटाल से अमरनाथ गुफा जाने वाले रास्ते पर 1 दिन की ट्रैकिंग के बाद दर्शन करने के लिए जाया जा सकता है और लौटा भी जा सकता है। पहलगाम से अमरनाथ पहुंचने का पहाड़ी रास्ता बालटाल से निकलने वाले रास्ते की तुलना में ज्यादा आसान और सपाट है। बुजुर्ग और बच्चों के लिए पहलगाम जाने वाला मार्ग सही मार्ग भी माना जाता है। तो वहीं बालटाल से अमरनाथ गुफा का रास्ता पहलगाम से थोड़ा सा कठिन और खड़ी चढ़ाई वाला है। इसके बावजूद अगर आप जल्दी से दर्शन करके लौटना चाहते हैं तो बालटाल मार्ग आपके लिए सही रहेगा। तो देखिए, इन दोनों रास्ते के बारे में हमने आपको बता दिया है। अब ये दो मार्ग कहां से होकर गुजरेंगे वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहले पहलगाम मार्ग की बात की जाए तो जम्मू से पहलगाम पहुंचने के बाद समझिए इसको कैसे जाना होगा। सबसे पहला पड़ाव चंदनबाड़ी होगा। चंदनबाड़ी के बाद पिस्सू टॉप होते हुए आप यात्रा में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद अगला स्टॉप होगा शेषनाग का। यहां से आगे बढ़ने के बाद पंचतरनी आएगा और इसके बाद आप बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच जाएंगे, यानी अमरनाथ गुफा तक आप आसानी से पहुंच सकते हैं। अब पहलगाम के अलावा अगर बात बालटाल मार्ग की जाए तो जम्मू से बालटाल मार्ग पहुंचना होगा। इसके बाद आपको डोमली अगला स्टॉप मिलने वाला है। वहां थोड़ा सा रुक सकते हैं, आप थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, आप अपने अगले पड़ाव के लिए भी तैयार हो सकते हैं। फिर अमरनाथ गुफा तक आप पहुंच जाएंगे। इसके बाद पिछली बार अमरनाथ यात्रा पर 4,50,000 श्रद्धालु आए थे। आपको याद होगा, तीर्थ यात्रियों से जुड़ी ये संख्या इस बार 6 लाख तक जा सकती है। कुल 52 दिनों की यात्रा होने की वजह से भीड़ ज्यादा होने की संभावना है और यही वजह है कि जम्मू प्रशासन की तरफ से ज्यादा इंतजाम भी किए जा रहे हैं। और अब बात चार धाम यात्रा की करते हैं। 10 मई से चार धाम यात्रा शुरू हुई थी और भक्तों की भीड़ ने प्रशासन के सामने कई चुनौतियां पेश की। यात्रा में व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी और जल्द ही हालात काबू में आ गए। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। उत्तराखंड में चल रहे चार धाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में अब तक 6.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, तो बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का महासैलाब उमड़ रहा है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बंद कर दी गई थी, लेकिन 4 जून से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बहाल कर दी गई है। हरिद्वार में यात्रा दफ्तर का निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से बात की और चार धाम यात्रा को और सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर पंजीकरण काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। सीएम धामी ने कहा कि जिस प्रकार से धामों में सहज और व्यवस्थित दर्शन शुरू हो गए हैं और अभी कैपेसिटी 1,500 लोगों की है, अगर सब कुछ सही रहता है तो यात्रियों की पंजीकरण संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते यात्रियों को कोई परेशानी न हो। कुछ दिन पहले सीएम धामी बद्रीनाथ धाम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। कुछ दिन पहले चार धाम यात्रा में ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने से सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी, लेकिन उत्तराखंड की सरकार और प्रशासन ने वक्त रहते व्यवस्थाओं को संभाल लिया। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
गुजरात के खेड़ा जिले में स्वामी नारायण मंदिर में भगवान को अन्नकूट का भोग लगाया गया। इसके लिए 10,000 किलो आम मंगवाए गए थे, जिसे प्रसाद के रूप में संतों और स्वयंसेवकों ने जाकर लोगों के बीच में बांटा। भगवान और आम ही आम, मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब। ये तस्वीरें गुजरात के खेड़ा जिले के वडताल के स्वामी नारायण मंदिर की है, जहां श्री लक्ष्मी नारायण देव की द्विशताब्दी महोत्सव के अवसर पर 10,000 किलो आम का भोग लगाया गया। इस मंदिर में अहमदाबाद SGPV गुरुकुल परिवार के स्वामी माधव प्रियदास जी और पुराणी स्वामी बालाकृष्ण दास जी ने रविवार को 10 टन केसर आम अन्नकूट का आयोजन किया, जिसे देखने के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। 75,000 से ज्यादा श्रद्धालु इस आयोजन के साक्षी बने। किया हुआ भोग स्वरूप, प्रसाद स्वरूप ये आम फल वृद्धाश्रम और दिव्यांग बालकों एवं अनाथ आश्रम में प्रसाद के रूप में वितरित किया जा रहा है। सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जिसके हाथ में आम आता है उसके मुख पे जो स्मित आता है वो बहुत खुशी प्रदान करता है। वडताल स्थित स्वामी नारायण मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर के केंद्र में लक्ष्मी नारायण और रणछोड़ राय की मूर्ति है। वहीं दाईं ओर स्वामी नारायण के साथ राधा कृष्ण की मूर्ति है, जबकि बाईं तरफ वासुदेव की मूर्ति है। मंदिर में भगवान को केसर आम का भोग लगाने के बाद संतों और स्वयंसेवकों ने आमों को वृद्धाश्रम, अनाथालयों और दिव्यांगों के केंद्रों में प्रसाद के रूप में बांटा। गुजरात के खेड़ा से हेताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 30 मई को मानसून ने केरल तट पे दस्तक दी थी और एक हफ्ते के बाद भी मानसून की स्पीड शानदार बनी है। एक तरफ वो बिहार के पूर्वी इलाके में दस्तक देने वाला है, दूसरी तरफ गोवा में एंट्री कर चुका है। मानसून की एक शाखा केरल के तटीय इलाके से होते हुए आंध्र तक भी पहुंच चुकी है, तो मानसून पूर्वोत्तर भाग भी उसी तेजी से उत्तर भारत की ओर बढ़ चला है। वक्त से 2 दिन पहले दस्तक देने के बाद देश में मानसून तेज रफ्तार से पूरे देश को कवर करने लगा है। पूर्वोत्तर इलाके में मानसून 10 जून तक पहुंचता था, लेकिन इस बार वो 3 जून से ही सक्रिय है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भले ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन देश के दक्षिण और पूर्वी राज्यों में मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, इसलिए मानसून अपने तय समय से आगे चल रहा है। मानसून अब तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों के अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप से काफी आगे बढ़ चुका है। गोवा में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 1-2 दिन में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। तेज रफ्तार की वजह से मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में समय से पूर्व दस्तक दे सकता है। आमतौर पर बिहार में मानसून की एंट्री का वक्त 10 जून होता है, लेकिन इस बार करीब 1 सप्ताह पहले मानसून बिहार के पूर्वी हिस्से यानी किशनगंज और बंगाल के कूच बिहार जिले के आसपास पहुंच चुका है। वैसे मौसम विभाग ने मेघालय, असम के साथ केरल और आंध्र प्रदेश के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD का ये भी कहना है कि आने वाले 2 दिनों में यूपी, MP और छत्तीसगढ़ में गर्मी से राहत मिलने के साथ बारिश की भी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के बारे में मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अगले हफ्ते बारिश ला सकती हैं, क्योंकि इस बार मानसून ने केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में एक साथ एंट्री की है। इसलिए ये उम्मीद भी है कि पूर्वोत्तर के जरिए भी मानसून देश के कई इलाकों में पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भले ही केरल से मानसून देश के बाकी हिस्सों को बारिश की फुहारों से भिगाने के लिए निकल चुका है, मगर उत्तर भारत समेत कई और ऐसे इलाके अभी भी हैं जिन्हें बारिश का इंतजार है। ये राज्य अभी भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है, तो चलिए आपको दिखाते हैं इन क्षेत्रों में कब तक मानसून के बादल बरसने की उम्मीद है।
इस साल मौसम नए नए और अजीबोगरीब रंग दिखा रहा है। खासकर गर्मी का सीजन तो मई से लेकर जून की शुरुआत तक दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर, पूर्वी और पश्चिम भारत के ज्यादातर भागों में अपना खासा प्रभाव डाल रहा है। चिलचिलाती तपती धूप, उमस और सूरज की किरणों के तीखे तेवर इंसान तो क्या वन्य जीवों का भी हलक सुखा दे रही है। दिन के उजाले में सूरज की तपिश झेलते ये काशी के चौक चौराहे हैं। रोजमर्रा की जिंदगी यूं तो चल रही है मगर भयंकर गर्मी को झेलने के सिवाय कोई और चारा भी नहीं। लोग बाग काशी में गंगा घाट किनारे जमा हो रहे हैं। गंगा में डुबकी लगाकर गर्मी के जंजाल को दूर कर रहे हैं। उधर राजस्थान में भी प्रचंड गर्मी और हीट वेव का कहर अभी जारी है। जोधपुर में जहां सूरज देवता अपनी जिद पर अड़े हैं तो वहीं पश्चिम राजस्थान के सीमाई इलाके जहां फिलहाल पारा 45 डिग्री के आसपास बना हुआ है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में छिटपुट बारिश और आंधी आने से मौसम का मिजाज जरूर बदला। लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत भी मिली। इनमें जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर जिले शामिल हैं। आगामी दिनों में भी अधिकांश स्थानों पर मैक्सिमम टेम्परेचर 45 या इससे नीचे होगा। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, खासकर बीकानेर और गंगानगर और फलोदी वाला जो एरिया है, यहाँ पर अगले 4-5 दिन अधिकतम तापमान 45 डिग्री के आसपास बना रहेगा। यानी कि सरहदी इलाकों में कुछ इलाकों में हीट वेव की परिस्थिति अगले 4-5 दिन रहेगी, लेकिन ज़्यादातर जो इलाके हैं राजस्थान के वहाँ पर अभी हीट वेव से राहत रहेगी। अब राजस्थान में मौसम के हालात वास्तव में कब बदलेंगे, इसके लिए मानसून का इंतजार करना ही एकमात्र रास्ता है। वहीं उत्तर भारत को गर्मी से निजात दिलाने के लिए केरल से मानसून रफ्तार पकड़ चुका है। हालांकि उसके उत्तर भारत तक पहुंचने में अभी समय है। यानी बादलों के आने से पहले उत्तर भारत के तमाम शहर अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। अब तक उत्तर भारत में गर्मी का ये प्रचंड दौर लोगों के पसीने ही नहीं बल्कि ये गर्मी जानलेवा भी साबित होती जा रही है। दरअसल इस दौरान हीट स्ट्रोक के मामलों में इजाफा हो रहा है। गर्मी के रिकॉर्ड तोड़ पारे ने सबसे ज्यादा परेशान बुजुर्गों और बच्चों को ही किया है। इसलिए वक्त है अपनी सेहत को गर्मी के प्रकोप से बचाए रखने का। वहीं देश की राजधानी दिल्ली के लिए तो मौसम विभाग ने बताया कि यहाँ मानसून जून के आखिर तक या जुलाई की शुरुआत में आने के आसार हैं। यानी गर्मी से राहत के लिए अभी दिल्ली और आसपास के इलाकों का इंतजार लगभग महीने भर का है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मानसून के आने का इंतजार है और दिल्ली में इस वक्त पारा कहां तक पहुंचा है और अब मानसून कब दस्तक देगा, इसके लिए बात करने के लिए हमारी संवाददाता नीतू हमारे साथ जुड़ गई है। नीतू, देखिए केरल में मानसून ने दस्तक दे दी है। उत्तर भारत में बेसब्री से मानसून का इंतजार है और पिछले दिनों हमने देखी गर्मी इतनी बड़ी तो प्रेसिपिटेशन भी बहुत हाई रहा और आए दिन हम देखते हैं बादलों का साया थोड़ी देर के लिए तो आता है लेकिन फिर निकल जाता है। क्या अनुमान लगाया जाए, कब आएगा मानसून? देखिए अदिति, केरल तो मानसून पहुंच गया और इस बार वक्त से पहले पहुंचा है, लेकिन दिल्ली वालों को अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि मौसम विभाग ने अभी एक चीज साफ की है कि 5, 6 और 7 जून को दिल्ली में तेज हवाएं चलती रहेंगी। जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहां भी तेज हवाएं चल रही है और तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरह से मेरे बाल उड़ रहे हैं, कपड़े उड़ रहे हैं और हवा शायद मैं आपको दिखा ना पाऊं, लेकिन आप इतना जरूर देख पा रही होंगी तस्वीरों में कि मौसम पहले से थोड़ा सा ठंडा जरूर हुआ है। हालांकि तापमान में बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई है। मौसम विभाग की माने तो तापमान अभी 42 से 45 डिग्री ही बना रहेगा, लेकिन आसमान में क्योंकि क्लाउड्स हैं, थोड़ी बहुत गरज के साथ बारिश भी हो सकती है, छिटपुट बारिश जिसको कहते हैं, तो थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। लू अभी नहीं चलने वाली है। लेकिन अगर अब बात मानसून की करें तो मानसून अभी आने में दिल्ली वक्त लगने वाला है। अमूमन भी जब हम देखते हैं केरल मानसून पहुंचता है तो लगभग 20 से 25 दिन बाद ही हम देखते हैं मैदानी इलाकों में बारिश होती है और वही स्थिति इस बार भी रहेगी। हालांकि प्री मानसून एक्टिविटीज की अब शुरुआत हो गई है तो बीच बीच में कभी कभी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि दिल्ली एनसीआर वालों को अभी राहत मिल जाएगी गर्मी से, ऐसी स्थिति अभी नहीं आने वाली। अभी गर्मी बरकरार रहने वाली है और ये जो 45 डिग्री का सिलसिला है अदिति, ये भी अभी नहीं रुकने वाला है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में अभी गर्मी का सितम जारी रहेगा। बीच बीच में थोड़ी बहुत प्री मानसून एक्टिविटीज हो सकती है। 5 से 7 जून दिल्ली वालों को थोड़ी राहत जरूर मिलेगी क्योंकि अभी आसमान में बादल छाए रहेंगे, हवाएं चलती रहेगी, बारिश हो जाएगी। लेकिन अभी दिल्ली वालों को
बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। राहत के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं, थोड़ा इंतजार आपको और करना पड़ेगा। मुझे बताइए, आपके वहां पर आप चूंकि मौजूद हैं, फील्ड पर मौजूद हैं, कुछ लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी नीतू, उनका क्या कहना है? क्योंकि खुद को देखिए, अब आपको रोजमर्रा के काम करने के लिए जाहिर सी बात है कि घर से तो निकलना ही होगा, आपकी मजबूरी है, ऑफिस जाना है, दफ्तर जाना है, 100 काम करने हैं, तो खुद को पानी पीने के जरिए आप ठंडा रखते हैं या क्या ऐसे उपाय करते हैं जिससे आप अपने आप को हाइड्रेट रखें? देखिए शगुफ्ता, गुड न्यूज टुडे ने लगातार इस खबर को दिखाया है, चाहे गर्मी हो या सर्दी, हम हर मौसम में लोगों को ये बताते हैं कि उन्हें क्या कुछ करना है। और इस बार भी जब आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात करेंगी तो वो ये साफ कहते हैं कि एक तो आप गर्मी में निकले ना, 12 से 4 के बीच घर से बाहर ना जाएं। और मान लीजिए आपकी हमारी मजबूरी है कि हमें ऑफिस जाना है, या तमाम वो लोग जो फील्ड में काम करते हैं, तो आप हाइड्रेटेड तो रहें। साथ ही एक बहुत सरल उपाय बताते हैं डॉक्टर्स कि अगर हो सके तो आप किसी गीले कपड़े से अपने चेहरे को या जो भी एक्सपोज्ड एरिया है उसे पोंछते रहें, इससे लू लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। साथ ही पानी के साथ अगर आप हो सके तो नारियल पानी जरूर पिए, ORS का घोल ले, क्योंकि जब हमें पसीना आता है तो हमारे शरीर से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो चले जाते हैं। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसे करके आप खुद को लू से, हीट स्ट्रोक से या फिर हीट वेव्स का जो असर होता है उससे बचा सकते हैं। लेकिन जो सबसे सरल उपाय है वो ये है कि धूप में जाने से बचें और कोशिश करें कि अगर आप धूप में हैं भी तो बीच बीच में छोटा छोटा सा ब्रेक लेके आप शेड में जाएं। और शगुफ्ता, यही वजह थी कि दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने भी मजदूरों के लिए 12 से 3 बजे तक दिन में धूप में काम करने पर रोक लगाई है कि कम से कम वो जो धूप होती है जिसमें हीट स्ट्रोक आने का डर होता है। जी नीतू, तो भयंकर गर्मी के प्रकोप से अपने आप को बचाने के लिए नीतू ने भी काफी कारगर उपाय हमें बताए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए नीतू। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस भी है और इस दिन हर किसी को पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण को हरा भरा रखा जाए, हम पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। ऐसी ही कोशिश सेना से रिटायर्ड जवान ने की। इस जवान ने दिल्ली में रेलवे की बंजर जमीन को ऐसा हरा भरा बना डाला जिसे देखकर किसी के भी मुंह से खुद ब खुद वाह निकल जाए। रेलवे ट्रैक से गुजरती ट्रेन और उसके बगल में पेड़ पौधों से सजी धरती, ऐसा सुंदर नजारा हर किसी का मन मोह ले। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस जगह पर आज इतनी सुंदरता बिखरी है वो जगह कभी बंजर हुआ करती थी, लेकिन सेना के एक रिटायर्ड जवान ने इसे हरा भरा बनाकर दिखा दिया। आपको दिखने में लगेगा कि किस तरीके से एक गार्डन है, लेकिन एक गार्डन नहीं है, ये एक पॉइंट बनाया गया है जहां से आपको दोनों तरफ के रेलवे ट्रैक, मैं आपको खुद दिखाना चाहूंगी किस तरीके से दोनों साइड के रेलवे ट्रैक आपको दिखेंगे। और बीच में ये एक सुंदर सा जो काम पूरे रेलवे को एक जो नई लुक दी है, रेलवे ट्रैक की साइड की पूरी जो जमीन है उसको एकदम सुंदर बना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एक मेहनत से। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास रेलवे के इस बंजर जमीन को हरियाली से सराबोर करना कोई आसान काम नहीं था। रेलवे के अधिकारी की तरफ से ही पूर्व सैनिक कालीचरण को ये चुनौती दी गई थी, जिसे कबूल करते हुए उन्होंने इसे पूरा कर दिखाया। 2023 में ये जगह हमको दी थी, यहाँ के तत्कालीन DRM साहब थे, तो ये बड़ा बंजर जगह थी और इतनी भयंकर जगह थी। यहाँ डेड बॉडी पड़ी रहती थी, पीछे सब पुलिस वाले निकाल ले गए। इसमें झुग्गियाँ भी थी, एक कबाड़ी था वो हट नहीं रहा था। तो जो है ये हमको उन्होंने दी, भैया इसको सफाई कर सकते हो वो कर और देख लो, हम आपको जगह दे देंगे। तो उनका वादा ये था कि हम आपको पहले 2 साल के लिए देंगे, 1-1 साल DRM अप्रूवल मिलेगी, फिर 5 साल के लिए GM से दिलवा देंगे आपको। तो फिर हमको भी ऐसा लगा चलो ठीक है 5-7 साल के लिए जगह मिलेगी तो हम इसमें कुछ नाम कमाएंगे अपना। हमने उसके लिए नहीं रखा बिजनेस के लिए, हम नाम कमाना चाहते हैं। तो हमने इसको सफाई की, सारा मलबा फेंका, उठा के सब बाहर ले गए। कई करोड़ रुपए इसमें हमने लगा दिया मलबा फेंकने में। कालीचरण ने अपनी मेहनत से करीब 25,000 वर्ग मीटर जमीन का सौंदर्यीकरण कर दिखा दिया है। यहाँ आसपास के इलाके में बने अंडरपास के काम का मलबा पड़ा हुआ था। करीब 500 डंपरों की मदद से मलबा हटाने के बाद थाईलैंड से 200 से 250 बोनसाई लाकर यहाँ लगाए गए। बोनसाइयाँ ये लाखों रुपए की है, ये इसी में ही करोड़ों रुपए का सामान लगा हुआ है इतने बीच में। हाँ, ये बहुत महंगी आती है, कोई 5 लाख की, कोई 10 लाख की, कोई 15 लाख की, कोई 20 लाख की, ऐसे पेड़ आते हैं, करोड़ों रुपए के ही पेड़ आते हैं। तो हम तो ये शौक के लिए लगाया था, हमारा शौक था कि नाम होगा ऊंचा। एवरग्रीन नर्सरी हमारी है, एवरग्रीन नर्सरी प्रोप्राइटर कालीचरण नाम होगा। इसके साथ ही स्नेक, कोचिया, पार्केरिया, क्रोटन समेत कई मौसमी पौधे लगाए गए हैं।
कालीचरण के मुताबिक रेलवे ने इन्हें सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए जमीन दी है और इसके लिए इन्होंने रेलवे से कोई पैसा नहीं लिया है, बल्कि ये इस जगह के लिए रेलवे को ही 1 लाख रुपए सालाना किराया दे रहे हैं। कालीचरण ने कमाई नहीं बल्कि इनकी नर्सरी का काम हो इस लिहाज से यहाँ पूरा मन लगाकर काम किया। यहाँ उन्होंने एक नर्सरी भी बनाई हुई है। हालांकि यहाँ से पौधे खरीदे नहीं जा सकते, बल्कि किराए पर सरकारी जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए लिए जाते हैं। बट आप देख सकते हैं किस तरीके की कितनी खूबसूरत नर्सरी यहाँ पे लोगों की मेहनत से, जो इन्होंने मेहनत करी है दिन रात मिलकर, ये नर्सरी बनाई गई है, तैयार की गई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके के कितने अलग अलग किस्म के यहाँ पे पौधे हैं जो सब यूजफुल है। ऑक्सीजन प्लांट है बेसिकली सारे के सारे, लेकिन अब यही नर्सरी बंद होने की कगार पर है। रेलवे की तरफ से कालीचरण को सौंदर्यीकरण के साथ ही नर्सरी चलाने की भी इजाजत दी गई थी, लेकिन यहाँ आए नए DRM के आने के बाद अब रेलवे की तरफ से कालीचरण को नर्सरी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। लेकिन इनकी इच्छा है कि रेलवे भले ही अपनी जमीन ले ले, पर सुंदरता कायम रहने दी जाए। यहाँ तक कि कालीचरण इसका फ्री में मेंटेनेंस करने के लिए भी तैयार है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नासिक के पास कल वायुसेना का एक सुखोई विमान क्रैश हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में दोनों पायलट सही सलामत विमान से बाहर निकल गए। दोनों सुरक्षित हैं और अब इस हादसे की जांच की जा रही है। आग की लपटों में एयरफोर्स का फाइटर जेट, धूं करके जल गया सुखोई। मगर शुभ खबर यह है कि सही सलामत निकल गए विमान के दोनों पायलट। ये हादसा नासिक के शीरस गांव में हुआ, जहां वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई हादसे का शिकार हो गया। ये विमान ओवरहॉलिंग के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास था और ट्रेनिंग उड़ान के लिए हवा में था। अच्छी बात ये हुई कि पायलट ने समय रहते इजेक्ट बटन दबा दिया और दोनों पायलट सही सलामत प्लेन से दूर जाकर गिरे। खेत में जब प्लेन क्रैश होकर गिरा तो वहाँ भगदड़ मच गई। हादसे के वक्त इस सुखोई प्लेन को विंग कमांडर बोकील और विश्वास उड़ा रहे थे। हादसे में उनको मामूली चोट आई है। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे के तुरंत बाद इंडियन एयरफोर्स के साथ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की सेफ्टी और टेक्निकल टीम भी मौके पर पहुंची। पिछले साल ही इंडियन एयरफोर्स ने HAL को 12 और सुखोई फाइटर जेट देने को कहा था, ताकि इस जेट को और ज्यादा एडवांस और स्वदेशी बनाया जा सके। इसीलिए मामले को गंभीरता से लेते हुए वायुसेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया है। पिछले साल एक साल में एयरफोर्स के फाइटर जेट का ये 5वां हादसा है। इससे पहले राजस्थान के पोखरण में हुए भारत शक्ति युद्धाभ्यास में शामिल तेजस फाइटर जेट 27 फरवरी को क्रैश हो गया था। क्रैश होने के बाद वो जैसलमेर शहर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक हॉस्टल पर जा गिरा था। दिसंबर 2023 में तेलंगाना में एयरफोर्स का एक ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था। प्लेन कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गया था और पायलट्स की भी जान चली गई थी। उससे पहले जून 2023 में कर्नाटक में एयरफोर्स का सूर्य किरण एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। लेकिन अच्छी बात यह रही कि उस हादसे में भी दोनों पायलट सुरक्षित निकल गए थे। पिछले साल जनवरी में ही मध्य प्रदेश में सुखोई 30 और मिराज 2000 क्रैश हो गए। मुरैना में हुए इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई थी। आपको बता दें कि सुखोई 30 वायुसेना का सबसे भरोसेमंद फाइटर प्लेन है। रूस के लिए इस प्लेन में HAL ने देश की जरूरतों के हिसाब से बदलाव करना शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, उत्तरकाशी में ट्रैकिंग के दौरान हादसे के शिकार ट्रैकर्स को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया है। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में SDRF की टीम 10 लोगों तक पहुंचने में कामयाब रही। इनमें से 8 ट्रैकर्स को देहरादून के हेलीपैड ले जाया जा चुका है, लेकिन हादसे में 4 ट्रैकर्स ने अपनी जान गंवा दी। इन सभी ट्रैकर्स का प्रशासन की तरफ से रजिस्ट्रेशन हुआ था। प्रशासन ने सभी को वक्त पर अलर्ट भी किया। हादसे के बाद मौसम खराब होने की वजह से ट्रैकर्स तक पहुंचने में वक्त लगा।
फिलहाल सभी ट्रैकर्स की सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। उत्तरकाशी और टिहरी जिले की सीमा के अंतर्गत सहस्त्रताल में एक जो ट्रैकिंग का जो दल है उसके फंसने की सूचना है, जिसमें जो ऑफिशियल जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 जो है वो जिंदगी मौत के बीच जूझ रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है, सटीक जानकारी आपदा प्रबंधन अधिकारी उनसे ही जानना चाहेंगे। देवेंद्र पटवाल जी हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर कर रहे हैं। सर, क्या जानकारी है सर आधिकारिक रूप से? कल 4 तारीख को हमें ट्रैकिंग एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया था कि जो एक ट्रैक गया था उनका सहस्त्रताल, जो हमारे जनपद से जाता है और सहस्त्रताल टिहरी जनपद के अंतर्गत आता है, उसमें 4 लोगों की कैजुअलिटी होनी तथा कुछ लोगों को हेल्प की जरूरत थी, जिनको एवोक्यूएट किए जाने के लिए उनने हमें अनुरोध किया था। इस क्रम में हमने तत्काल एसडीआरएफ से समन्वय से जो एसडीआरएफ की माउंटेनिंग टीम है उनको भी रिक्वेस्ट किया, और इसके साथ ही ग्राउंड से भी एसडीआरएफ, फॉरेस्ट एंड अन्य टीमें हमने यहाँ से भेजी हैं, और टिहरी से भी समन्वय करते टिहरी से भी टीम भेजी गई है। और उसके बाद हमने हेली के लिए भी, हेली रेस्क्यू के संबंध में भी शासन को अवगत कराया। तो और रात को ही हमने एयरफोर्स को भी रिक्वेस्ट किया था स्टेट के डायरेक्शन में, और उसमें सभी लोग इन्वॉल्व होके आज सुबह एक चॉपर से एसडीआरएफ को, देहरादून से एसडीआरएफ की माउंटेनिंग टीम को भेजा गया है मौके पे, और उन्हें उनको ट्रेस आउट किया है, लोकेट किया है। और उसके बाद एयरफोर्स के भी 2 चीता चॉपर पहुंच चुके हैं, जो मातली में पहुंचने के बाद ऊपर रैकी में गए हैं, और इसमें सभी लोगों से समन्वय करते हुए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, और तथा राहत कार्य में जल्दी से जल्दी किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जा रही है।